नमस्कार, राज की बात लेकर हाजिर हूं मैं राजकिशोर। और राज की बात में बात करेंगे देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में किस तरीके से माफिया, सियासत और अधिकारियों का गठजोड़ खिला रहा है जातीय गुल, और केंद्र की वक्र दृष्टि जब पड़ी है तो कैसे हो रही है इनकी बत्ती गुल। साथ ही बात करेंगे ममता बनर्जी के दांव को काटने के लिए किस तरीके से पीएम ने दिया अपनी पार्टी के लोगों को गुरुमंत्र। और बात होगी हरियाणा की, जहां 75% आरक्षण निजी कंपनियों में स्थानीय लोगों के लिए दिया जा रहा है, और केजरीवाल की हिंदुत्ववादी और राष्ट्रवादी पॉलिटिक्स के नए अवतार की। आतंक और अपराध अधर्म है, लिहाजा आतंकी और अपराधी का कोई धर्म नहीं होता है। लेकिन सियासत वो बला है जिसमें कहा कुछ जाता है, किया कुछ जाता है और होता कुछ और ही है। और देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में उसके आकार के लिहाज से ये विरोधाभास कुछ ज्यादा ही है। और एक लाइन में अगर हम कहें कि वहां पर सबसे बड़ी सच्चाई है जाति, वहां पर इंसाफ या कोई भी कार्रवाई आपकी जाति को देखकर ही होती है। तो राज की बात यह है कि केंद्र सरकार की वक्र दृष्टि इस अधिकारी, माफिया और सियासत के गठजोड़ पर पड़ चुकी है, जिसके नतीजे आने शुरू भी हो चुके हैं। सियासत, पुलिस, अपराधी का गठजोड़ होता है। साथ ही अपराधियों और अधिकारियों के गठजोड़ पर सियासत कैसे खेलती है, यह भी खासा दिलचस्प है। कभी मुख्तार अंसारी या अतीक अहमद यूपी में सुल्तान बने घूमते थे। उनका आतंक और राज ऐसा था कि मौजूदा योगी सरकार के पूरे घोड़े छोड़ने के बाद भी इनका प्रभाव कम तो हुआ है, लेकिन पूरी तरह से खत्म नहीं। के संरक्षण में पल रहे गुंडे, माफिया, अपराधी, लुटेरे, ये सब के सब मेहरबानी करके या तो उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले जाएं, और अगर उत्तर प्रदेश में रहेंगे तो फिर उनके लिए दो जगह होंगी। मुझे लगता है उस जगह कोई भी नहीं जाना चाहेगा, और उसके बारे में वो तय कर लें क्या होना है। प्रचंड जीत के बाद जब यूपी में योगी सरकार सत्ता में आई तो सबसे ज्यादा सख्ती की गई कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने में। ताबड़तोड़ एनकाउंटर हुए, अपराधियों में दहशत का माहौल भी बना। लेकिन इस बीच भी कुछ माफिया और ज्यादा असरदार और ताकतवर हो गए। तो सवाल यह है कि आखिर ये हुआ कैसे। तो राज की बात यही छिपी हुई है कि कैसे अधिकारी माफिया गठजोड़ और उस पर सियासत की सरपरस्ती ने इनको ही रुतबा दे दिया। लेकिन अब जब दिल्ली की नजर यहां पर पड़ गई है तो प्रदेश सरकार, संगठन और लाल फीताशाही के बीच में खलबली मची हुई है। अब उस घटना पर आते हैं जहां से इस घमासान की शुरुआत हुई। वो तारीख है 6 जनवरी 2021 की शाम 8:30 बजे। लखनऊ के विभूति खंड इलाके में हुआ शूट। मुख्तार गैंग के शार्प शूटर अजीत सिंह की हत्या। भले ही ये कहानी गैंगवार से शुरू हुई हो, लेकिन इस हत्याकांड की कहानी अब सियासी हलकों में भी तपिश पैदा करने वाली है। हत्याकांड की शुरुआत मुख्तार अंसारी और आजमगढ़ जेल में बंद कुंटू सिंह के गैंगवार से हुई। लेकिन अपराधियों की खेमेबाजी अब पुलिस और बीजेपी में खेमेबाजी का कारण बन गई। कहानी अजीत सिंह हत्याकांड में अपराध और अपराधियों की ही थी, लेकिन मामला सियासी गलियारों में तब गूंजने लगा जब दिल्ली से रिमांड पर लाए गए इस हत्याकांड के शूटर, मास्टरमाइंड गिरधारी को लखनऊ पुलिस ने कथित एनकाउंटर में मार गिराया। मामला गैंगवार से पुलिस की पार्टी बंदी में उस समय तब्दील हो गया जब लखनऊ पुलिस ने पूर्व सांसद धनंजय सिंह के गोमती नगर विस्तार स्थित शारदा अपार्टमेंट को जांच के दायरे में लिया। साथ ही गोमती नगर के एक नामी डॉक्टर और सुल्तानपुर के एक कद्दावर डॉक्टर को भी, जिसने ऑपरेशन किया था शूटर का, उसको भी जांच के दायरे में ले लिया। आप समझिए ये गठजोड़ कितना खतरनाक है कि धनंजय सिंह लगातार शूटर का इलाज करा रहे गुर्गे और उस डॉक्टर के संपर्क में थे। लखनऊ पुलिस जब इन तक पहुंची तो उसके बाद किस तरीके से पुलिस के बीच में धड़ेबंदी दिखाई पड़ने लगी, ये हम आपको आगे बताते हैं। आप भी चौंकेंगे कि डॉक्टर पर शिकंजा कसने पर उत्तर प्रदेश पुलिस में अपराधियों पर शिकंजा कसने वाली स्पेशल फोर्स के एक आला अधिकारी के साथ साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तैनात एडीजी रैंक के एक अधिकारी तक तिरमिला उठे। मामला इतना बढ़ा कि एक तरफ लखनऊ पुलिस कमिश्नर थे तो दूसरी तरफ स्पेशल फोर्स के अफसर और एडीजी रैंक के अधिकारी। चर्चा तो यहां तक है कि पुलिस कमिश्नर ने जांच में मिले सबूतों और अपने ही साथी अधिकारियों की रंगबाजी की पंचायत सीएम योगी के दरबार तक की।
मामला बिगड़ता दिखा तो गिरधारी उर्फ डॉक्टर उर्फ लोहार बड़े ही नाटकीय ढंग से दिल्ली पुलिस के द्वारा गिरफ्तार हो गया। मांगावान गिरधारी को वारंट बी पर ले जाने के लिए बनारस पुलिस ने कोर्ट में अर्जी लगाई तो कोरोना के नाम पर गिरधारी ने बनारस पुलिस के साथ जाने से मना कर दिया। लखनऊ पुलिस ने अपने केस में वारंट बी लिया, रिमांड मिली और जब गिरधारी रिमांड पर आया तो रिमांड खत्म होने के महज एक दिन पहले पुलिस हिरासत से भागने के प्रयास में मारा गया। गिरधारी का एनकाउंटर ही उत्तर प्रदेश की सियासत में उठ रहे उबाल और बवाल का कारण बना। गिरधारी के एनकाउंटर पर सवाल उठाए जाने लगे। जो परिवार उसकी लाश लेने को तैयार नहीं था वो एनकाउंटर के खिलाफ एफआईआर की अर्जी देने में जुट गया। इसके पीछे धनंजय सिंह का हाथ और धनंजय के पीछे कुछ अधिकारियों का हाथ बताया जाने लगा। लेकिन गिरधारी का एनकाउंटर जितने सवाल छोड़कर गया है उससे ज्यादा संदेश बड़े और कड़े, क्योंकि ये समझना होगा आपको कि गिरधारी दिल्ली पुलिस का मुलजिम था और अदालती लिखा पढ़ी से लखनऊ लाया गया था। उसके बाद भी दिल्ली पुलिस की तरफ से एनकाउंटर पर कोई आपत्ति नहीं जताई गई। दिल्ली पुलिस यानी गृह मंत्रालय, मतलब साफ है कि दिल्ली को पता चल चुका है इस गठजोड़ का और उसने संदेश दे दिया है कि ये जो गठजोड़ है इसको ध्वस्त करना ही होगा। इसे आप ऐसे समझिए कि जो पूर्व सांसद धनंजय सिंह पूरे 4 साल की योगी आदित्यनाथ सरकार में पावर सेंटर का पावर हाउस हुआ करता था, जिसका नाम मुन्ना बजरंगी हत्याकांड में आया तो बाल बांका नहीं हुआ, जिसने सरकार के ही ड्रीम प्रोजेक्ट को पूरा करने वाली कंपनी से रंगदारी मांगने की हिमाकत की तो भी कोई नजीर पेश करने वाली कार्रवाई नहीं हुई। वैसे तो बहुत छोटे छोटे मामलों में यूपी शासन गैंगस्टर और रासुका जैसी कार्रवाई कर रहा था, मगर जौनपुर में नमामि गंगे प्रोजेक्ट का काम करने वाली कंपनी से रंगदारी वसूलने की शिकायत पर जब दिल्ली का हस्तक्षेप हुआ तो भी गिरफ्तारी हुई, लेकिन धनंजय पर रासुका तो दूर गैंगस्टर भी नहीं लगा। अब उस पूर्व सांसद का गिरधारी के एनकाउंटर के साथ ही हाल खराब होने लगा। लखनऊ पुलिस ने धनंजय सिंह पर इनाम घोषित कर दिया। तलाश में लखनऊ से लेकर जौनपुर तक छापेमारी शुरू कर दी। धनंजय सिंह ने माहौल बिगड़ते ही पुराने मामले में जमानत खारिज करवाकर आत्मसमर्पण कर दिया और वह भी प्रयागराज चला। ये बात उत्तर प्रदेश की सियासत का जर्रा जर्रा जानता है कि अजीत सिंह की हत्या किसने कराई और गिरधारी किसका आदमी था। साथ ही लखनऊ पुलिस ने गिरधारी का एनकाउंटर कर क्या संदेश दिया है, तो तलवारें खिंच चुकी हैं सरकार के अंदर भी और अधिकारियों के बीच में भी। और धनंजय सिंह उस तोते की तरह हैं जिसके अंदर जादूगर की जान है और तोता अब सयाद के कब्जे में है। इसको लेकर यूपी में पूरी तरह से घमासान मचा हुआ है। मुख्यमंत्री पर पार्टी के एक खास तबके के नेता धनंजय को बचाने के लिए लॉबिंग कर दबाव बना रहे हैं। वहीं पार्टी में तमाम नेता कार्रवाई के लिए अब मुखर हो रहे हैं। कुछ खास अपराधियों के प्रति पुलिस का नरम रवैया अब मुद्दा बन रहा है। इस घटनाक्रम के बाद लोगों को भरोसा हुआ है कि उत्तर प्रदेश में अब अपराधियों पर निरपेक्ष रूप से कार्रवाई होगी। ये बात अलग है कि उत्तर प्रदेश का एक प्रभावशाली वर्ग जिसकी लाठी उसकी भैंस की तर्ज पर अपनी ही चलाए रखना चाहता है, लेकिन दिल्ली के मौजूदा निजाम को जो लोग जानते हैं वो ये भी मानते हैं कि ये किसी को नियंत्रण से बाहर नहीं जाने देते हैं। तो धनंजय सिंह के बहाने ही सही योगी सरकार पर अपरोक्ष रूप से शिकंजा कस दिया गया है और धनंजय सिर्फ पूर्व सांसद नहीं बल्कि स्पेशल फोर्स के सबसे खास और तमाम बड़ी घटनाओं का सूत्रधार भी रहा है। कोरोना के साइड इफेक्ट से हिली अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए केंद्र सरकार ने पूरी ताकत झोंक रखी है। पीएम मोदी ने खुद लाल फीताशाही को सिर्फ उद्योगपतियों और निवेशकों की मदद करने को कहा है ताकि उनका काम तेजी से बढ़े और देश में रोजगार बढ़े। लेकिन उनकी इस मुहिम के खिलाफ उनका ही एक राज्य आ गया है और वहां पर गठबंधन की गठरी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर बोझ बनने लग गई है और उस राज्य का नाम है हरियाणा। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय उद्योगपतियों की पसंद वाले हरियाणा की सरकार ने एक ऐसा कानून बना दिया है जिससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का नारा औंधे मुंह हो गया है। 75% का जो बिल गवर्नर साहब के पास भेजा हुआ था राज्यपाल के संतुति के लिए, तो राज्यपाल साहब ने आज ही संतुति करके वो दे दिया है, लौटा दिया है। सबसे पहले आपको पूरा मामला तफसील से समझाते हैं। मामला ये है कि हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार ने एक कानून पास किया है जिसके तहत प्रदेश में काम कर रहे उद्योगों के लिए स्थानीय लोगों को नौकरी में
75% आरक्षण देना अनिवार्य होगा। यह अनिवार्यता 50,000 रुपए की नौकरी तक के लिए रखी गई है और नियम नहीं मानने पर सख्त कार्रवाई का प्रावधान रखा गया है। इस फैसले का असर ये होगा कि कंपनियों को टैलेंट के बजाय स्थानीय लोगों को नौकरी देना अनिवार्य हो जाएगा। इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और इन्वेस्टमेंट प्लान पर निश्चित तौर पर असर पड़ेगा। एक तरफ तो प्रधानमंत्री किस तरीके से निवेश बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, रोजगार पैदा करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये फैसला उसके खिलाफ उनकी सरकार ने क्यों लिया है? तो इस सवाल का जवाब है गठबंधन की मजबूरी। दरअसल खट्टर सरकार ने इस कानून को उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और उनकी पार्टी जेजेपी के दबाव में पास किया है। अब सवाल ये उठता है कि जेजेपी के साथ गठबंधन करके सत्ता में आई बीजेपी आखिर इतना मजबूर कैसे हो गई कि उन्हें ऐसा कानून बनाने के लिए मजबूर होना पड़ा जो प्रधानमंत्री के आर्थिक विजन को ही चुनौती देता हो। तो राज की बात यह है कि जेजेपी या दुष्यंत चौटाला की जिद के आगे झुकने के अलावा खट्टर सरकार के पास कोई चारा भी नहीं है, क्योंकि गठबंधन के लिए जो उसे सीटें चाहिए वो इन्हीं से पूरी होती हैं और कोई विकल्प है नहीं। दूसरा, किसान आंदोलन से जाट पहले ही नाराज हैं। अब ऐसे में जाटों की बड़ी पार्टी को नाराज करने की स्थिति में बीजेपी कतई नहीं है। इस खबर में एक राज की बात और भी है, वो ये कि उत्तराखंड की त्रिवेंद्र रावत सरकार की तरह नाकामियों के आरोप खट्टर सरकार पर भी लगते रहे और इस कानून के बाद एक बार फिर से हरियाणा की बीजेपी सरकार सवालों के घेरे में है। सवाल ये भी उठने लगे हैं कि दूसरे टर्म में चल रहे मनोहर लाल खट्टर की स्थिति भी क्या राज्य हित में फैसले लेने के मामले में त्रिवेंद्र सरकार जैसी हो गई है? इन सवालों के जवाब वक्त और सियासी कहासुनी के दौरान आपको आगे जरूर मिल जाएंगे, लेकिन एक बात जरूर साफ हो गई है कि इस फैसले से इन्वेस्टमेंट, बिजनेस और बिजनेसमैन सब पर नकारात्मक असर पड़ेगा और साथ ही खट्टर सरकार की सूझबूझ पर भी सवाल उठेंगे, क्योंकि ऐसे समय में जब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की सबसे ज्यादा जरूरत है, वैसे में गठबंधन के दबाव में देश और प्रदेश के आर्थिक हितों के विरुद्ध ये फैसला लिया गया है। पश्चिम बंगाल में सियासी खेला अपने चरम पे है और नंदीग्राम से संग्राम ज्यादा भीषण हो चुका है। ममता बनर्जी के पैर में लगी चोट और उसके बाद जिस तरीके से सियासी गर्मी बढ़ी है, ये दिन पर दिन और बढ़ना तय है। लेकिन खबर ये नहीं, राज की बात यह है कि कैसे पीएम मोदी ने अपनी पार्टी के लोगों को गुरुमंत्र दिए हैं कि ममता की स्ट्रेटजी से कैसे निपटा जाए। 4-5 आदमी ने मैं गाड़ी का इधर में खड़ा होकर रोक कर रहा था। 4-5 आदमी ने मेरे को गाड़ी पूरा बंद कर दिया। ममता ने खेला होबे, लौड़बे और जीतबे का नारा दिया। खेला होबे। बीजेपी ने ममता के चोट को स्टंट करार देते हुए अब खेला हो गए छे यानी खेल हो गया के तरह इस घटनाक्रम को स्थापित करने में पूरा जोर लगा। मतलब ममता के खेलने, लड़ने और जीतने के जवाब में बीजेपी ने ममता की हड़बड़ाहट को उनका खेल खत्म होने की तरह पेश करने का फैसला किया। दीदी बोलছে খেলা হবে আজকে দিদিকে জানাতে চাই তুমি খেলাই করেছো দিদি বাংলার সাথে খেলাই করেছো। মাননীয় নন্দীগ্রামে দাঁড়িয়েছেন, নমিনেশন ফাইল করেছেন, হারাবো চিন্তার কোনো কারণ নেই। पश्चिम बंगाल में जैसा चुनाव ममता बनर्जी और वामपंथियों के बीच में हुआ था, उससे कहीं ज्यादा ऊर्जा और तपिश वाला चुनाव बीजेपी के साथ में हो रहा है। और ममता बनर्जी ने जिस तरीके से पैर में चोट लगने के बाद बीजेपी की बाहरी के संस्कारों और बीजेपी पर प्रहार करना शुरू किया है, उसके बाद बीजेपी को भी अपनी रणनीति में कुछ बदलाव करने पड़ रहे हैं। वो क्या है, इस पर करते हैं आगे चर्चा। बीजेपी को दो नेता दिलीप घोष और सौमित्र खान पहले ही पता है कि नंदीग्राम में ममता बनर्जी को कुछ होने वाला है। मुख्यमंत्री जब फूड बोर्ड में पांव दे के खड़ा होकर संबित कर रहे थे, तब ऐसा कोई धक्का मारा गया जो वो इंजर्ड हो गए। ये धक्का कौन मारा, ये जांच करने का हम लोग अनुरोध कर रहे हैं या मांग कर रहे हैं। इसका जवाब बीजेपी ने पहले आक्रामक तरीके से दिया। पार्टी के केंद्रीय और स्थानीय नेता सभी ममता पर चुनावी स्टंट का आरोप लगाने लगे। 10 मार्च के घटनाक्रम के बाद
पीएम मोदी के साथ पश्चिम बंगाल की समीक्षा को लेकर एक आंतरिक बैठक हुई। इस बैठक में पीएम मोदी ने कुछ सुझाव दिए कि कैसे ममता की रणनीति से निपटना है। उन्होंने कहा कि सबसे पहले सभी नेता ममता को जल्द स्वस्थ होने की शुभकामनाएं दें और उनसे पूछें कि दीदी, राज्य की पुलिस आपके पास में है, इतने कार्यकर्ता आपके पास में थे, इस सुरक्षा और इतने कार्यकर्ताओं के बीच में इतने लोग कैसे आप पर हमला करने आ गए, इसकी जांच होनी चाहिए और लगातार इसी बात पर अडिग रहें, लेकिन आक्रामकता के बजाय तथ्यों पर ज्यादा जोर दें। उसी दिन शाम को कई वीडियोस आ गए थे जो स्वतंत्र रूप से लोग बता रहे थे कि ऐसा भीड़ थी और ऐसा लग रहा था कि किसी ने कोई जबरदस्ती धक्का वक्का नहीं मारा, पर एक शायद हादसा हुआ होगा, खंबे से लगा। जांच होना चाहिए। राज्य के मुख्यमंत्री जब बता रहे उसके ऊपर हमला हुआ, षड्यंत्र है, तो उसका जांच होना चाहिए, तुरंत जांच होना चाहिए। राज की बात यह भी कि बीजेपी नेतृत्व का मानना है कि दीदी की चोट का मुद्दा जनता के सामने बस तथ्यों के साथ गलत साबित करना है। इसके लिए जांच और चुनाव आयोग से वीडियो मंगाकर देखने के लिए लगातार बीजेपी मांग करेगी। बीजेपी ये भी मानकर चल रही है कि दीदी हड़बड़ा गई हैं। ये बीजेपी के लिए मौका है और इसे लगातार उठाकर बस सच्चाई सामने लाने के लिए जोर डाला जाए। राज की बात में एक और बड़ी जानकारी, पीएम मोदी ने नेताओं को सलाह दी कि ममता बनर्जी के खिलाफ तीखी बयानबाजी केंद्र के बड़े नेताओं की बजाय स्थानीय नेता करें। एक दो केंद्रीय नेताओं को छोड़ दें, लेकिन अगर ज्यादा नेता इस तरीके की बयानबाजी करेंगे तो ममता बनर्जी के बाहरी के आरोप को बल मिलेगा। इसीलिए स्थानीय नेता उनके खिलाफ मोर्चा संभाले। पीएम की इस नसीहत का असर हुआ है और अब फ्रंट लाइन पर स्थानीय मीडिया में स्थानीय नेता ही दिखाई पड़ रहे हैं। झंडा ऊंचा रहे हमारा, ये झंडा तो हमारा तिरंगा है, लेकिन इसे थामने वाले हाथ राजनीतिक, तो मुकाबला भी राजनीतिक हो गया है। और बीजेपी के राष्ट्रवाद को चुनौती देने के लिए दिल्ली के केजरीवाल सरकार ने भी उसी तरीके से भगवाधारी पार्टी की राह पकड़ ली है। दिल्ली सरकार ने अभी अपना बजट पेश किया है। इस बजट में अच्छी खासी रकम का प्रावधान पूरे प्रदेश में तिरंगा फहराने के लिए किया गया है। 500 जगह चिन्हित की जा रही हैं जहां पर तिरंगे फहराए जाएंगे। और इतना ही नहीं, तिरंगा फहराने के साथ साथ केजरीवाल ने अपने बजट को देशभक्त का बजट बता दिया है और इसके तहत सभी स्कूलों में देशभक्त का पाठ्यक्रम भी लगाया जा रहा है। बच्चों को बताया जाएगा कि देशभक्ति क्या है। इस तरीके से दिल्ली सरकार देश की पहली सरकार होगी जो इस तरीके की पढ़ाई कराने जा रही है। भारत माता की इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब। हमारा देश आज़ादी के 75 साल मना रहा है, बड़ी धूमधाम से मना रहा है। और इस 75वें साल में इस बजट के ज़रिए पूरी कोशिश की गई है कि अगले एक साल दिल्ली के कण कण के अंदर देशभक्ति की भावना होगी, हर जगह देशभक्ति की भावना होगी और कई सारे कार्यक्रमों के आयोजन और कई सारे नई नई चीज़ें शुरू की जाएंगी। इस दौरान स्कूलों के अंदर देशभक्ति पाठ्यक्रम शुरू किया जाएगा। ये पहली बार हो रहा है। दिल्ली पर 6 साल तक राज करने के बाद अरविंद केजरीवाल की महत्वाकांक्षा फिर से हिलोरे मार रही है। पिछले दिनों गुजरात के सूरत में एक कामयाबी उन्हें हाथ भी लगी है। अब ये एक साथ देश भर में कई जगह चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। उन्हें यह भी पता है कि यह चुनावी जीत हासिल करने के लिए उन्हें राष्ट्रवाद और बहुसंख्यकों की भावना का सहारा लेना पड़ेगा। गुजरात के लोगों ने कमाल कर दिया इस बार, और खासकर सूरत के लोगों ने और ज्यादा बड़ा कमाल कर दिया। पूरे गुजरात में नहीं, पूरे देश में आप लोगों की चर्चा हो रही है। पूरे देश में लोग कह रहे हैं ये सूरत में क्या हो गया। इसलिए केजरीवाल बीजेपी का राष्ट्रवाद का हथियार तो हड़पना चाहते ही, साथ ही हिंदुत्व के मोर्चे पर भी अपनी छवि ऐसी रखना चाहते हैं कि वो उसके खिलाफ न दिखाई पड़े। क्योंकि केजरीवाल जानते हैं कि जो भी मोदी विरोधी या बीजेपी विरोधी वोट है
वो उसके साथ में जाएगा जो बीजेपी को हराता हुआ या टक्कर देता हुआ दिखाई पड़ेगा। इसलिए इस वोट की उनको चिंता नहीं है। उनके निशाने पर वो वोटर है जो विकल्प तो चाहता है, लेकिन राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के मुद्दे पर वो बीजेपी को ही मुखर और प्रखर पाता है। इसलिए केजरीवाल का ये दांव दिलचस्प है। वैसे अन्ना आंदोलन के दौरान भी भारत माता की तस्वीर और जय के साथ ही तिरंगा तो उन्होंने खूब चमकाया ही था। अब बजट के दौरान केजरीवाल ने खास तौर पर कहा कि वे दिल्ली के बुजुर्गों को अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर के दर्शन करवाने ले जाएंगे। मैं उनसे भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं कि ये तिरंगा भारत में नहीं फहराएगा तो पाकिस्तान में फहराएगा क्या? हमारे देश का तिरंगा दिल्ली में नहीं फहराएगा तो इस्लामाबाद में फहराएगा क्या? मुझे बड़ा दुख हुआ। दिल्ली चुनाव के दौरान उन्होंने बीजेपी की राम भक्त के मुकाबले अपनी हनुमान भक्ति पेश की थी और उस समय हनुमान चालीसा का पाठ कर उन्होंने अपने आप को हनुमान भक्त साबित करने की कोशिश की थी। दिल्ली में तो उनका यह दांव कामयाब रहा था, लेकिन अब ये देखना होगा कि जनता राम मंदिर बनवाने वालों को तरजीह देती है या उनके मुफ्त दर्शन कराने वालों को। तो राज की बात में इस हफ्ते इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते रविवार रात 8 बजे फिर हाजिर होंगे। तब तक देखते रहिए एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।